हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं स्वदीप। अभी हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 6वें चैप्टर पर बात करेंगे और 6वें चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो हम स्थल रूप की जब हम बात कर रहे हैं तो स्थल रूप में जो जमीन पर स्थल रूप हैं, जैसे पर्वत, मैदान, पठार और तट, उसके अलावा द्वीप समूह जो भी हैं, उन सब के अलावा जो समुद्र के अंदर है, हम उन स्थल रूपों को भी साथ साथ बात कर रहे हैं। तो हम इन सभी की इसमें चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्थल रूप को देखते हैं, उसके बाद स्थल रूपों में केवल आज पर्वत को देखेंगे। ये पृथ्वी का एक स्थल रूपों का एक चित्र है। इसमें आप देखें तो ये देखिए, ये पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत है, पहाड़ी है, पठार है, मैदान है, ये नदियां हैं, नदियों ने ये डेल्टा को बनाया है, झील है, प्रायद्वीप है, स्थल संधि है, और ये द्वीप है, और ये जल संधि है। तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं। ऐसी अब ये स्थल रूप स्थल के हैं, समुद्र के अंदर भी जो स्थल रूप होते हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो इसमें समुद्र वाले दिए नहीं हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं स्थल रूपों को जो है क्या। स्थल रूप पृथ्वी की सतह जो है वो सभी जगह भी आपने देखा कि एक जैसी नहीं है। अनेक प्रकार के स्थल रूप हैं यहाँ पर, जैसे पर्वत, पठार, पहाड़ी, पठार, मैदान, द्वीप, तट, अनेक स्थल रूप हैं। कुछ समतल होते हैं जैसे मैदान है, कुछ ऊंचे नीचे होते हैं, पर्वत, पहाड़ी वगैरह। अब ये स्थल रूप निर्मित कैसे होते हैं? स्थल रूप का सीधा सा मतलब है यानी कि जो स्थल का स्वरूप हो वही स्थल रूप है। अब वो कैसा भी हो सकता है। अब इन स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण जो है वो 2 प्रकार के बलों द्वारा होता है। ये दोनों बल पृथ्वी द्वारा ही जनित होते हैं। एक तो आंतरिक बल होता है, एक बहिर्जनित बल होता है। ठीक है, इन्हें परिवर्तनकारी बल भी कहते हैं। भूपटल पर परिवर्तनकारी बल, यह अंतर्जात बल यानी आंतरिक बल, और बहिर्जात बल यानी बाह्य बल। पहले हम अंतर्जात बल की बात करते हैं। इनको डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल आप इसको समझ लीजिए हैं क्या। ये आंतरिक बल हैं, एक आकस्मिक बल होते हैं जो अचानक से पैदा हो जाते हैं। जैसे ज्वालामुखी फट गया कहीं पे, तो ज्वालामुखी के झटके से किसी दूसरी चीज़ का निर्माण होना, या लावा से किसी नई स्थलाकृति का निर्माण होना। ठीक है, भूकंप आ जाता है तो कभी कोई जमीन का क्षेत्र वो ऊपर उठ जाता है या नीचे हो जाता है। भूस्खलन के आने से किसी निचले इलाके में कोई पहाड़ी का निर्माण होना या किसी चीज़ का टूट जाना। तो ये बल है। उसके बाद है एक आंतरिक बल है पटल विरूपणी बल। इसके भी 2 टाइप। पटल विरूपणी बल का मतलब है जो पृथ्वी की इस भूपरपटी है उसमें परिवर्तन लाने वाले बल। इसमें 2 प्रकार के बल आते हैं, एक तो महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और एक पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीपीय निर्माणकारी बल में क्या था, ऊपरी मुख बल और अधोमुख बल, यानी कि ऐसा बल जो ऊपर की ओर बल लगाता है और नीचे की ओर बल लगाता है। पर्वत निर्माणकारी बलों की बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार के बल हैं, एक तो तनाव है और एक संपीड़न है। तनाव का मतलब है यानी कि भूपरपटी में खिंचाव होना, खिंचाव से भ्रंश बनते हैं, चटकन आती है और दरार बनती है। सीधी सी बात है, भूपरपटी को टूटती है तनाव बल से। संपीड़न से क्या होता है, संपीड़न से भूपरपटी में संकुचन होता है, तो उसमें संकुचन से जो बलन है वो उत्पन्न होते हैं और संबलन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में के भी 2 टाइप होते हैं, एक तो है अपक्षय और एक अपर्दन। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन, यानी कि अपक्षय मतलब कोई भी चीज़ का घिसाव होना, और अपर्दन मतलब उस जो घिसी हुई वस्तु यानी जो चट्टान घिस गई है उसमें जो घिसने के बाद जो चट्टान का मुरहम बची है उस मुरहम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना।
अब हम बात करते हैं स्थल रूप के। स्थल रूप के प्रकार। स्थल रूप के प्रकार पर्वत होते हैं, पठार होते हैं और मैदान होते हैं। ये जमीन पर भी सेम ऐसे ही मिलते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। और ये समुद्र में भी मिलते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। नाम अलग अलग हैं, बस चीज़ एक ही है। अब हम बात करते हैं पर्वतों की। तो पर्वत पृथ्वी पर की सतह से की जो है प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी कि पर्वत जो है वो पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई है पृथ्वी की सतह की। यानी कि अगर हम पर्वत की माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट प्राकृतिक रूप से पूरी धरती की सबसे ऊंची जगह है। ठीक है। पर्वतों का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है, ये तो हमें भी पता है। आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ जो पर्वत हैं वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। ठीक है। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु ठंडी होती जाती है। तो अभी हम जब पीछे पढ़ रहे थे वायुमंडल, तो उसमें हमने देखा था कि क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। तो तापमान में कमी का मतलब यही है कि आप पर्वत पर जैसे जैसे ऊंचे चढ़ेंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी, तो जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, हिमालय, और बर्फ की नदियां भी होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। यानी कि जो पर्वतों पर बर्फ जमी हुई है और वो जो जमी हुई बर्फ जो नदियों के समान दिखाई देती है या जो नदियों के समान गति करती है, उसे हिमानी कहते हैं। अब जैसे कोई घाटी है, ठीक है, और घाटी में यहाँ पे बर्फ जमी हुई है तो ये एक नदी के समान दिखाई देगी, तो ये जो नदी है इसको हिमानी कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे समुद्र के भीतर। देखो अब आगे यहाँ पे जो समुद्र के भीतर है, यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आप इस लाइन को समझिए कि कठोर जलवायु होने का यानी कि जलवायु ठंडी है, ठीक है, वहाँ पे संसाधन नहीं है। दूसरी चीज़ पीने के पानी की समस्या है, भूस्खलन होने की समस्या है, विवर्तनिक रूप से एक्टिवेट होते हैं पर्वत ज़्यादातर, ठीक है, और स्थल जो है वो मैदानी नहीं है, वहाँ पर खेती करने की समस्या भी आती है। तो बहुत सी समस्याएं होने के कारण, और दूसरी है कि यहाँ पे सामान पहुँचाने में भी दिक्कत है। तो ऊंचे होते हैं तो रास्ता बनाने की भी समस्या है, रास्ता बना ली तो बनाने के बाद सामान को पहुँचाने की भी समस्या। तो बहुत सी समस्याएं होने के कारण यानी कि लोग इसी वजह से यहाँ पर कम रहते हैं। वहाँ का धरातल खरीदार वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, तो मैंने आपको भी बता ही दिया यहाँ पे। तो बहुत सी समस्या होने के कारण लोग वहाँ पे कम रहते हैं। अब पर्वत और पर्वत श्रृंखला क्या है? पर्वत तो एक सिंपल सा पर्वत है, ठीक है, ये हो गया पर्वत, ठीक, इसको हम पर्वत बोल देंगे। और जब ये पर्वत एक श्रृंखला के रूप में दिखाई दे, एक श्रेणी बना रहा हो, यानी एक ही पर्वत के एक ही लाइन में कई पर्वत खड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं श्रृंखला। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। बहुत से पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम का मतलब क्या है कि एक श्रृंखला तो ये बन गई, उसके बाद एक श्रृंखला यहाँ पे और भी है, एक श्रृंखला यहाँ पे और भी है। तो जैसे हमारे हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं, तो एक है महान हिमालय, फिर है लघु हिमालय और फिर है शिवालिक हिमालय। ठीक वैसे ही जो हमारा पर्वत हिमालय तंत्र है वो एक समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में है जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। तो हमारा जो हिमालय है वो लगभग 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, किलोमीटर की रेंज में लंबाई में फैला हुआ है। तो ये इसमें कौन कौन से पर्वत तंत्र आते हैं? हिमालय भी आता है, आल्प्स भी आता है, एंडीज भी आता है, जो एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं। इनकी ऊंचाई आकार में भिन्नता होती है। जो जरूरी नहीं है कि ये जो रेंज एक ही श्रेणी में या एक ही लंबाई में
पर्वत हैं तो इनकी सभी की लंबाई समान होगी, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, बड़ा होगा, मतलब सबकी अलग अलग होगी ऊंचाई। अब इसमें हम एक चीज देखें, अब यहाँ पे हम कैसे, देखो श्रृंखला की हमने जो बात करी है, श्रृंखला, तो हाँ, अगर हम श्रृंखला की बात करते हैं तो ये देखिए ये हिमालय है, और ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक श्रृंखला में व्यवस्थित है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गई पर्वत श्रृंखला, इसमें ही 3 रेंज हैं, लघु हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय। अगर हम बात करें केवल पर्वत की, तो अगर हम पर्वत को देखें तो माउंट किलिमंजारो जो है वो एक पर्वत है, क्योंकि वो बिना किसी एक, वहाँ पे कोई रेंज नहीं है, वो केवल एक सिंगल पर्वत है, सिंगल पर्वत खड़ा हुआ है, तो ये एक पर्वत हो गया। पहाड़ी क्या होती है, 600 मीटर या उससे कम की जो ऊंचाई वाली जो पहाड़ जगह होती है, ठीक है, उसको पहाड़ी कह देते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे, पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, पर्वतों के प्रकार, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, एक तो बलित पर्वत हो गया, बृहस्पति पर्वत हो गया, और ज्वालामुखी पर्वत हो गया। तो पहले हम बलित पर्वत की बात कर लेते हैं। बलित पर्वत क्या होते हैं, बलित मतलब यानी कि उन पर्वतों का निर्माण बलन की वजह से हुआ है, यानी कि संपीड़न की वजह से। तो हिमालय है और आल्प्स है। अगर आप देखें यहाँ पे तो बलन यानी कि ये हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत, और इसमें आप देख सकते हैं ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये यूरेशियन प्लेट है। जब भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकना प्रारंभ करती है तो यहाँ पर एक सागर था, तेथिस सागर। तो जब भारतीय प्लेट ने खिसकना शुरू किया तो तेथिस सागर को उसने धक्का मारना शुरू किया या उसको संकुचित करना शुरू किया। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास में आ गई तो जो भी मलबा, तेथिस सागर का जो भी मलबा था, ठीक है, वो मलबा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ, और ऊपर की ओर उठा और हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर बलन पाए जाते हैं। अब बलन कैसे होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे एक लेयर है, ये लेयर है, तो ये तो सिंपल हो गई, मैदान में हमें ऐसी ही लेयर मिलेंगी। लेकिन अगर हम पर्वत में देखेंगे तो जो पर्वत में जो लेयर मिलेंगी वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगी। तो सीधी सी बात है, संपीड़न और बलन के कारण जो पर्वतों का निर्माण होता है, बलन मतलब हाँ, बलन के कारण वो बलित पर्वत होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मलबा है वो बिल्कुल अब बलित हो गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हिमालय और आल्प्स बलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर जो है शंक्वाकार है, ठीक है। भारत की अरावली जो श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है, और अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। तो ये पुराने बलित पर्वत हैं जो समय के साथ घिस गए हैं, और इनकी अब शिखर शंक्वाकार ना होकर कुछ इस प्रकार से गोलाकार टाइप के हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ये देखिए, ये है बलन। पहले हम बलन को देख लेते हैं। ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो, इस पर्वत में ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ देखो ये अगली परत है, और इसमें भी ये कुछ इस प्रकार से है, ये बलन है। इसमें अगर देखें तो ये देखो, अगर आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये जो लेयर हैं ये कुछ इस प्रकार से बलित हो गई हैं, तो इन्हें ही बलित पर्वत कहते हैं। मतलब यानी कि अब ये पर्वत जो हैं बलन यानी कि
दबाव के कारण इनकी जो भूपर्पटी या जो सतह है या परतें हैं वो उनमें बलन पड़ गए हैं या टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। तो ये बलन है, इनको हम देख सकते हैं। ये है यूराल, ये यूराल पर्वत है। और आप इसको देखो, अगर इसकी जो चोटी है वो पूरी तरह से शंक्वाकार नहीं है, ये गोल है। अब ये काफ़ी हद तक गोल हो गई हैं, शंक्वाकार नहीं है। तो ये यूराल है और ये कई वर्ष बहुत पुराना बलद पर्वत है। तो अभी आपने जैसे देखा ना कि जो पुराने बलद पर्वत हैं उनकी चोटियाँ शंक्वाकार ना होकर अब बलित हो गई हैं। तो ये देखो, आप देख सकते हैं बलित हो गई हैं। अब हम, ये है हिमालय, माउंट एवरेस्ट, और इसकी चोटी को देखो, बिल्कुल एकदम खड़ी है, शंकु के आकार की। ये देखो, ये देखो है। तो ये नवीन बलित पर्वत है। अब बात करते हैं ब्रह्मोत्स जो पर्वत हैं उनकी बात करते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भ्रंश का मतलब होता है कि दो, जो एक परपटी है, एक ज़मीन है, सिंपल ज़मीन है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अचानक से नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए। अगर ये ऊपर को आ जाता है और ऐसा ये उठ जाता है तो इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और ये वाले हिस्सा स्थिर है। ठीक है, और अगर ये वाला हिस्सा स्थिर रहे और ये नीचे वाले अगर आसपास के नीचे की ओर चले जाएं, सॉरी, इसको एक बार फिर से बताता हूँ। ये एक सिंपल ज़मीन है, ठीक है, और ये हमने एक हिस्सा ले लिया। अब अगर इस हिस्से में ये वाला हिस्सा नीचे की ओर जा रहा है और ये वाला स्थिर है, तो ये कैसे उठ जाएगा अपने आप? ये स्थिर है क्योंकि इसमें कोई गति नहीं हो रही, केवल ये और ये अगल बगल के जो हैं ये नीचे की ओर चले जाएं, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया है। अब अगर ये वाले जो हैं, ये वाले सिरे ये स्थिर रहें, इनमें कोई गति ना हो, केवल ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाए। ठीक है, यानी कि ये उठ के इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं हॉर्स्ट पर्वत। ठीक है, हॉर्स्ट पर्वत। तो पहले वाले का जो एग्जाम्पल है वो ब्लॉक माउंटेन, और दूसरे वाले का यानी कि ये जो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, उनका जो एग्जाम्पल है वो है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और हमारे यहाँ का सतपुड़ा और विंध्याचल। और अगर दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले का एक जर्मनी में ही राइन नदी की दूसरी साइड है हॉर्ज पर्वत। ठीक है, हॉर्ज पर्वत है, ये उसका एग्जाम्पल हॉर्ज पर्वत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वासेज पर्वत और राइन घाटी, ये इस तरह के तंत्र में पाए जाते हैं। अभी हम इनको देखेंगे धीरे धीरे आगे। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको समझाया था, उसी को समझाने के लिए है। यहाँ पे इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है या इस प्रकार के तंत्र से चार प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, और जो 4 प्रकार की स्थलाकृतियां हैं हम उनको एक एक करके देखते हैं। तो पहले है अगर ये वाला हिस्सा उठता है और ये वाले अपनी जगह पे स्थिर बने रहते हैं तो बनता है हॉर्स्ट पर्वत। ठीक है, अगर ये वाला स्थिर रहे और ये वाले नीचे की ओर हो जाएं तो बनता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक, इसके बाद अब ये तो पर्वतों की बात हो गई, अब घाटियां बनती हैं।
इसमें अगर ये वाला पर्वत, ये वाला मतलब ये वाली जो है जमीन, ये वाला जो है और ये वाला हिस्सा अगर स्थिर रहे और ये जो घाटी है ना ये नीचे की ओर हो जाए तो ये बनती है भ्रंश घाटी। ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर चली गई, इस वाले में और उस वाले में तनाव हो रहा है, तो ये भ्रंश घाटी हो गई। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, भ्रंश घाटी तो हमें कई जगह देखने को, एक तो जो महान रिफ्ट वैली है, महान भ्रंश घाटी अफ्रीका की, जो धीरे धीरे इसमें नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, तो वो इसी प्रकार से बन रही है। हमारे यहाँ की सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में नर्मदा घाटी है, वो भी एक भ्रंश घाटी है। अब इसके अलावा अगर हम देखें, एक और घाटी होती है रैंप घाटी। ठीक है, अब रैंप घाटी में क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा स्थिर रहता है। ठीक है, ये इसमें चेंज नहीं होता, इसके आसपास का हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाए तो उस घाटी को बोलते हैं रैंप घाटी। और इसका हमें एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वो रैंप घाटी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो एक पूर्ववर्ती नदी है और वो हजारों सालों से, लाखों सालों से इसी तरह बह रही है। लेकिन जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय के निर्माण से ये वाला हिस्सा उठ गया और ये वाला हिस्सा उठ गया, तो ये जैसे की तैसी बनी रही और ये वाले हिस्से ऊपर को होगा, तो ये इस प्रकार की घाटी को रैंप घाटी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर में 4 प्रकार की चीज़ें बनती हैं। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे, तो इन्हें सामान्यतः हम अगर देखते हैं तो ये सामान्यतः हमें देखो सभी एक जैसे ही दिखाई देंगे, ना तो हम रैंप घाटी में अंतर कर पाएंगे और ना ही हम भ्रंश घाटी में अंतर कर पाएंगे और ना ही हम हॉर्स्ट पर्वत में अंतर कर पाएंगे और ना ही हम जो ब्लॉक माउंटेन है ना उनमें अंतर कर सकते हैं। लेकिन इसे ये भू संचलन की जो स्थिति है ना उसके हिसाब से ये हमें, जब हम उसको अध्ययन करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक माउंटेन है, ये हॉर्स्ट पर्वत है, ये रैंप घाटी है और ये भ्रंश घाटी है। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत की। ज्वालामुखी जो है हम उसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल हम इसकी जान लेते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत जो पर्वत का एक प्रकार है वो किस प्रकार। तो ज्वालामुखी पर्वत सीधी सी बात है, एक पृथ्वी पर स्थित ऐसे पर्वत होते हैं जहाँ से मैग्मा या लावा बाहर निकलता है। ठीक है, ये पर्वत शुरुआत में पर्वत नहीं होते। ठीक है, अब इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण या तो ये पर्वत जो पृथ्वी की प्लेट्स हैं, प्लेटों के किनारे स्थित होते हैं कि यहाँ से एक प्लेट नीचे की ओर धंस गई है और वहाँ पे जो मैग्मा का निर्माण होता है वो मैग्मा को बाहर निकालने के लिए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पर्वत जो हैं लावा, इनका ज़्यादातर जो ऊंचाई होती है वो लावा के माध्यम से ही बनी होती है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो ये है इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसमें निकलता क्या क्या है, धुआं, लावा के अलावा इसमें ये जो ऊंचाई में आप देख सकते हैं ये काली काली जो है ना ये है जो राख की बनी परत। उसके बाद उसके नीचे फिर लावा की परत होगी और फिर लावा की परत के नीचे फिर राख की परत होगी। तो ये जैसे जैसे ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी से ये निकलते जाएंगे और ये परत बढ़ती जाएगी और ज्वालामुखी का जो शिखर है वो ऊंचा होता जाएगा। ठीक, अगर हम अब इसमें और देखें तो क्या खास है, तो ज्वालामुखी पर्वत में मैग्मा चैम्बर होता है। ये लेयर है, देखो ऐश और लावा की लेयर है। ठीक है, ये मुख्य ज्वालामुखी नली है जहाँ से लावा बाहर आता है। ये सेकेंडरी नली है, तो यहाँ पे एक सेकेंडरी डोम भी बनता है, कोम, इसे कॉन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी लावा निकलता है। तो इस प्रकार के हमें जो ये सेकेंडरी कॉन वाले जो ज्वालामुखी हैं स्ट्रोम में देखने को मिलते हैं। ये है क्रेटर, और क्रेटर के अलावा ये है लावा का फ्लो, और इसमें से कुछ ऐश निकलते हैं और लावा के छोटे छोटे टुकड़े जिनको बम भी बोलते हैं, मटर के दाने बराबर, वो भी निकलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः मैंने आपको बताया कि प्लेटों के किनारे होते हैं। तो जैसे हमने जैसे एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत है, उसके अलावा जो
उसके अलावा जैसे जापान में माउंट फ्यूजियामा है। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। उनके टकराने से मैग्मा का निर्माण होता है और उस मैग्मा को, जो एक्स्ट्रा मैग्मा निकला है, उसको बाहर, मैग्मा से निर्मित जो एनर्जी है उसको पृथ्वी बाहर निकालने के लिए ज्वालामुखी का सहारा लेती है। तो ज्वालामुखी जो अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो हमें केवल पर्वत के स्थल रूप देखने थे। तो पर्वतों के 3 प्रकार के टाइप हो गए। एक तो बलित पर्वत हो गया, उसके बाद जो है ब्लॉक पर्वत हो गए, ठीक है, और तीसरा है ज्वालामुखी। तो ये 3 टाइप के हमें पर्वत होते हैं। अब हम कल बात करेंगे पठार या मैदान पर। अभी हाँ, पर्वतों के लाभ क्या क्या हैं इसको और देख लेते हैं। पर्वतों के लाभ, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, ये हमें अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। पर्वत जो है जल के संग्राहक होते हैं और यहाँ से कई नदियों का स्रोत, ये कई नदियों के स्रोत होते हैं। पर्वतों से टकराकर वर्षा भी होती है और ये वर्षा कई नदियों के रूप में नीचे आती है और पूरी जो नदियों को, यानी कि पर्वत के आसपास के क्षेत्र में पानी जल आपूर्ति करती है। साथ ही ये पर्वत ऊंचे नीचे होते हैं, तो यहाँ पे हमें बांध बना सकते हैं, ठीक है। बांध बनाकर हम बिजली उत्पन्न भी कर सकते हैं, ठीक है। नदी, घाटियां और बेदकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। ये जो हिस्सा है कृषि के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पर केसर की खेती होती है, सेब की खेती। यहाँ की जो जलवायु अच्छी होती है, स्वस्थ जलवायु होती है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं। और इन पर्वतों में कई प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं जो पूरी दुनिया में केवल इसी हिस्से में मिलती हैं, यानी पर्वतों पर ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। कई प्रकार के जंतु भी पाए जाते हैं, तो ये जैव संरक्षण का भी काम करते हैं। वनों से हमें यहाँ से लकड़ियाँ मिलती हैं, आश्रय मिलता है, उत्पाद मिलते हैं, जैसे गाद, रेजिन भी प्राप्त होते हैं। तो पर्वतों के हमें ये भी फायदे हैं। सबसे बड़ा है कि हमें सैलानियों के लिए, इसके अलावा आर्थिक रूप से ये सैलानियों को, पर्यटन को आकर्षित करते हैं। और पर्यटन के आकर्षित होने से तो इन पर्वतों से हमें अर्थव्यवस्था में भी सहायता मिलती है। अब इस इमेज को अगर आप देखें, इस चित्र को, तो ये कितना सुंदर नज़ारा है। हम यहाँ घूमने जरूर जाना चाहेंगे। तो ऐसे ही नज़ारे हमें पर्वतों में मिलते हैं। तो इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए लोग देखने आते हैं और जो कि अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर लिफ्टिंग और स्काइंग पर्वतों में इस प्रकार के खेल भी कुछ प्रचलित है। पर्वतों का एक लाभ और भी है कि पर्वत जो है जलवायु के निर्माणकर्ता होते हैं या जलवायक के रूप में भी काम करते हैं। जलवायु के निर्माणकर्ता कैसे होते हैं? जैसे हमारा हिमालय है, वो भारत की जो जलवायु है उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। कैसे है, इसको जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, उसमें जब हिमालय को देखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू। आपको लेक्चर अच्छा लगा, आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी।